साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजरा, जैसलमेर। दोस्तों, आज का मंथन के लिए एक विशेष प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। जिन भाइयों के पास में आंखें हैं लेकिन उनको दिखाई नहीं देता है, कान हैं लेकिन उनको सुनाई नहीं देते हैं, मुंह है लेकिन अंदर जुबान नहीं, वो बोल नहीं सकते, पाँव हैं लेकिन वो चल नहीं सकते, हाथ है लेकिन वो हाथ बढ़ा के कुछ कर नहीं सकते, नाक है लेकिन वो बदबू के टाइम उसको दबा नहीं सकते, या मतलब अपने बदबू को से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो कान है लेकिन वो सुन नहीं सकते। तो ये जब सारी चीजें होते हुए भी अगर आप कुछ कर नहीं सकते हो, मजबूर हो, तो कृपया आप फिर आगे ये वीडियो छोड़ दीजिए। ये जिनके लिए है उनके लिए है। तो दोस्तों, आज के मंथन की सिर्फ बात करते हैं हम कश्मीर की, कश्मीरियत की, भारतीय सेना की, सुरक्षा की, इंटेलिजेंसी की, और इसमें जो मुख्य रोल केंद्र सरकार का। आज हमारे पिछले कई सालों से, मैं 11 साल से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान आतंकवाद से आज़ादी के बाद से लड़ रहा है, पाकिस्तान से लड़ रहा है, और कई कई कांड अभी तक अनुरित मतलब उसका उत्तर नहीं है, उत्तरित है, उत्तर नहीं है। चाहे ताशकंद समझौता हो या उससे 71 वार का कुछ हो, जो कुछ भी, बहुत कुछ है। और पिछले 11 साल के भी कई ऐसे कांड है जिनका अभी तक सुराग ये एजेंसियां नहीं लगा पाई कि भी वो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था, एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया, केंद्र सरकार की क्या मजबूरी थी, और आरोपी जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है, वो बगैर उसका कंप्लीशन रिपोर्ट दिए ही कानूनी मार्च कैसे हो गई। ये सारे प्रश्न चिन्ह हमारे खुद के ऊपर उठते हैं, दुश्मन पर नहीं उठते हैं। दुश्मन अपना एक सैनिक तैयार करके भेजता है हमें मारने के लिए, और वो अपनी ड्यूटी करता है, क्योंकि उसके लिए उसको पैसे मिले हैं, उसको जो कुछ ड्यूटी मिली वो तो करेगा। आपको अपनी रक्षा कैसे करनी है वो आपकी सरकार जानती है। जब आपकी सरकार को अभी तक इन किसी बातों का पता नहीं है, अभी तक चाहे कहीं के भी कोई भी घटनाक्रम का सरकार उसके वहां तक नहीं पहुंच पाई है, तो उसके ऊपर क्या जवाब। अच्छा, अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भाई, देश की सुरक्षा तो के लिए तो सेना तैनात है ना, अर्धसैनिक बल तैनात है, फिर ये सुरक्षा क्यों नहीं होती है। अभी पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सेना ने बोला कि 1 लाख सैनिक कम है। तो मैं इसमें सेना के जो भी मौजूदा बहुत बड़े उच्च अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर प्लीज, जनरल बख्शी एक जनरल रैंक से अगर रिटायर हुए हैं तो वो कैसे झूठ बोल सकते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि 3 साल के अंदर 60,000 हमारे पेंशन आते हैं, 1 साल में 3 साल भर्ती न करके 1,80,000 सैनिकों की कमी पैदा कर दी गई। वो कैसे गलत कह सकते हैं कि अगर 3 अग्निवीरों की भर्तियां हो चुकी अभी तक हिंदुस्तान के अंदर, तो वो 60 की बजाय 45 हुई है, तो 15,000 उसमें भी कम किए गए। अगर 15,000 वो कम किए गए तो वो 45,000 हो जाते हैं। तो 1,80,000 प्लस 45,000 ये होते हैं 2,25,000। हमारी जो फॉर्मेशन है वो 805 805 की एक बटालियन बनती है, जिसके अंदर मैंने पीछे एक क्लिप दी है, और वो क्लिप आप देख सकते हैं कि उसके अंदर फॉर्मेशन कैसे बनता हमारी यूनिट का। तो अगर 2,25,000 में हम 805 का भाग देंगे तो हम समझ लो कि 280 यूनिट अप्रोक्स डेफी चल रही है इंडियन आर्मी में। 280 यूनिट है, कोई छोटी मोटी नहीं है, 280 रेजिमेंट है। अब उसमें इन्फेंट्री की कितनी हो सकती है, आरटी की कितनी हो सकती है, आर्मर की कितनी हो सकती है, एयरफोर्स की कितनी हो सकती है, नेवी कितनी हो सकती है, ये विश्लेषण का बात है जो हम इस वीडियो में नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि नवंबर के अंदर अगर दैनिक भास्कर का एक रिपोर्टर केंद्र सरकार को और भारत के पब्लिक के बीच के अंदर पूरी न्यूज डालता है कि भाई ये चीजें हो चुकी है और ये चीजें अभी आगे जाके भारत के लिए खतरा है, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे थे।
उस जो नवंबर की न्यूज को भारत सरकार ने, भारतीय आईबी ने, भारतीय इंटेलिजेंस ने, भारतीय रॉ ने या किसी भी एजेंसी ने उसको सीरियस क्यों नहीं लिया, और जिसका नतीजा ये हुआ। पूरे कश्मीर में एक पहलगांव है, एक ऐसा क्षेत्र है जो मतलब वो पहलगांव की खूबसूरती देखती बनती जो आज से पहले हम फिल्मों में देखते आए हैं। वहां पर अगर मान लो 2000 मतलब वहां पर अगर पर्यटक है तो वहां उनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिस चौकी नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या एक 10 सैनिकों का या 10 पुलिस वालों का एक स्क्वाड्रन या एक ट्रुप्स या एक मतलब सेक्शन नहीं। और दूसरी बात है कि अगर जम्मू कश्मीर में नोटबंदी में बोला कि हम आतंकवादी कमर तोड़ रहे हो, नहीं टूटी भाई नोटबंदी से। बोला अभी 370 से टूट गई, और 370 तो समाप्त हुई नहीं है। पब्लिक को बेवकूफ बनाओ, लेकिन जो जानते हैं उनको पता कि 370 को आपने टच नहीं किया। आपने 35A हटाया है, 35A हटाया है, उससे भी आतंकवादी कमर नहीं टूटी। आपने और भी बहुत कुछ कर लिया, ठीक है ना, लेकिन आतंकवादी कमर नहीं टूटी। फिर अभी तक आपने इसको राज्य का पूरा दर्जा नहीं देने से जो वहां की सुरक्षा प्रशासन जो कुछ भी है वो सारा केंद्र सरकार के हाथों में। तो ये जो बंदे शहीद हुए हैं, मतलब जो सिविलियंस हमारे, ये केंद्र सरकार की गलती से हुए हैं, उनकी नीतियों से हुए हैं, उनकी पॉलिसी से हुए हैं। ये राज्यपाल की जिम्मेदारी थी कि वहां लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करना है, वहां के राज्य के मुख्यमंत्री की नहीं थी। तो अपने अपने दोष को छुपाने के लिए क्या क्या मतलब ये आप लोग है जो मतलब ये आईटी सेल ये वो खड़े कर दोगे भाई, तो हम जानते हैं, बस हमें गाली दो, और क्या है। माँ बहन की जो गाली देनी देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 280 रेजिमेंट भारतीय डिफेंस से कम कर देना, और अग्निवीर, अरे अग्निवीर की सैनिक तो बहुत दूर की बात है कि भी एक सैनिक की ट्रेनिंग दे दी, वो दूर की बात है। आपने ट्रेनिंग नहीं दी हो एक पुलिस वाले के बराबर भी, उसको पैरामिलिट्री फोर्स के बराबर भी ट्रेनिंग नहीं दी है, वो कैसे लड़ेगा उनसे? लड़ सकता है? कभी नहीं। और जब उसको पता है कि मैं एक टाइम बॉन्ड का एक मतलब मेहमान हूं यहाँ का, मैं सैनिक की परिभाषा में नहीं आता हूँ, क्योंकि सैनिक की परिभाषा में मुझे वो लाभ, वो आर्थिक लाभ, वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती है, तो मैं सैनिक की परिभाषा में नहीं हूँ, मैं अग्निवीर की परिभाषा में हूँ। तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ मरना नहीं है, और मर गया तो मेरे घर वालों के साथ क्या होगा। उसने वापस जाके शादी भी करना, घर भी बसाना है, जिंदगी भी जीनी है। तो वो जस्ट एक अपनी मजदूरी के लिए गया हुआ है, एक मजदूर बन के, और कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कश्मीर की सुरक्षा, अरे वो लद्दाख से पूरा लद्दाख ही पूरे आके केंद्र सरकार को आके बता के चले गए कि भाई आप चुपचाप यहाँ बैठे हुए हो राफेल को लेके, और आपके राफेल के ऊपर पानी के छींटे ना पड़े, आप मतलब रोशनी ना पड़े राफेल के ऊपर, मतलब ये सूरज की डायरेक्ट किरणें ना पड़े, ताकि वो चमाचम करता रहे। और वहाँ चाइना ने पूरे गांव बसा लिए। वो आपके हाथों हाथ जो उनकी जमीन, हमारी जमीन को जो दबाया है, वो बता के गए दिल्ली के अंदर। उसके बाद में बोलते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और नहीं हुआ तो फिर किसने किया है? हमने तो नहीं किया ना, हमने नहीं किया है, चाइना ने किया है। और आप छुपा के कितनी से छुपाओगे? अभी सैटेलाइट से आपके सारे गांव बसे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वो गलत है? क्या वो वैसे मॉडल बना सैटेलाइट से? साहब, सरकार को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और जो ये मरे हैं ना, ये लोग सारे के सारे एक अच्छी घराने की फैमिली के थे कि जो इनकम टैक्स बराबर देते हैं। वो उस इनकम टैक्स से ये जो मंत्री नेता अपनी सुरक्षा करते हैं, तो मैं अपनी सुरक्षा दिखाई देती है वीडियो के अंदर, आगे देखना जो मैंने क्लिप्स लगाई है किसी के वीडियो से लेके, शायद वो अप्रूव होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, लेकिन वो गलत नहीं है। लेकिन वो प्रश्न उठा रही है, और 1.5 घंटे तक फर्स्ट एड नहीं पहुंची है, बंदा तड़पता हुआ मर गया, एक नेवी का स्क्वाड्रन लीडर। आप सोचिए, आधा घंटा फायरिंग चलती रही है वहां पे बराबर, वहां कोई पुलिस का एक बंदा नहीं था। वहां एक घोड़े वाला अपनी जान दे देता है अपने पर्यटकों को बचाने के लिए। एक बंदा किसी जख्मी को लेके अपने कंधे में लेके घर भागता है, उसकी रक्षा करता है। इंसानियत अभी वहां भी मरी नहीं है। आप चाहे हमें हिंदू कहो या हिंदू से भी
बदतर कोई कौम हो तो वो कहो, लेकिन अपनी गलती तो कभी मानना ही मत। प्रश्न करे उसको जिंदा मत छोड़ना, इस भारत के अंदर उसको जिंदा मत छोड़ना। सरकार से जो प्रश्न करे वो जिंदा रह गया तो फिर सरकार किस काम की, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी कौम का हो। आपका एक ही एजेंडा है, हमें अपनी सरकार को कैसे रखना है, कैसे किस तरह से एक पूरे के पूरे विपक्ष को ध्वस्त करके, और विपक्ष न हो तो बस काम खत्म, कुछ भी नहीं है। और विपक्ष अगर सारे सांसद आ जाते हैं हमारी पार्टी के अंदर तो दूध के धुले हो जाते हैं, उनके गुनाह भी माफ हो जाते हैं, उनके कांड भी माफ हो जाते हैं, और वो यहाँ आके मंत्री भी बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मत बोलो ये देश तुम्हारा है। जब तक जो मैंने बताई स्टार्टिंग में, ये चीजें आप यूज नहीं करोगी अपनी आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पांव अपनी रक्षा के लिए, ठीक है ना। अब आप सोचो कि राम मंदिर बन गया तो राम जी आएंगे हमें बचा लेंगे, नहीं आएंगे। राम जी ने ये बोला मेरे आदर्शों पे चलो, अच्छा जीवन गुजारो। योगेश्वर कृष्ण ने कहा कर्म करो, चुप मत रहो, अधर्म हो तो उसके ऊपर शस्त्र उठाओ, वो कर्म आप करो। वो अपना संदेश देके गए हैं, न कि वो अभी खुद आएंगे। और वो आएंगे तो फिर सोते रहो नींद में आराम से, वो आएंगे और आपको बचा लेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेकिन प्रश्न करो, उठो, जागो। आज 25 तारीख को एफईए का पूरा मतलब जो भी संगठन है, एफईए पूरा ही देश के कलेक्टरों को ज्ञापन दे रहा है। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण उम्मीद करूंगा कि वो ज्ञापन प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और ईएसडब्ल्यू में जाए। ऐसा न हो कि वो सीआर सेक्शन में रिसीट हो और कॉपी टू बुखारी जो हमारे ILTD में होती है, यहाँ पर भी एक बर्निंग पिट बना हुआ होता है हर अपने अपने हेडक्वार्टर के अंदर। तो कई डाक होती है जिस डाक को सीधी उस बर्निंग पिट में भेज दिया जाता है। वैसे ही हमारी डाकों का भी हाल हुआ है पिछले 2 साल में, और हो सकता है कि ये अगर संज्ञान में आ जाए तो हमारी बल्ले बल्ले है, और संज्ञान में नहीं आए तो हम थल्ले थल्ले हैं, ठीक है ना। पहले भी 1.5 साल पहले भी हमने ऐसे ज्ञापन दिए थे, और फिर हमने वापस हम उसी जगह पे आ गए और यहाँ से फिर दे रहे हैं। अब दोबारा आगे का क्या प्लान होगा वो हमारे कार्यकारिणी, हमारी काउंसिल, हमारे अध्यक्ष साहब जो भी बताएंगे वो हम करेंगे। करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा वो सरकार जाने, और जो हमारे आगे करता धरता है वो जाने। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। આજ પછી કોઈ દિવસ કોઈ વોટ જ નહીં કરતા. જો આપણી ગવર્મેન્ટને પોતાની સુવિધા રાખવી છે, તમારા પાછળ કેટલા વીઆઈપી હોય છે, કેટલી ગાડીઓ હોય છે, તમારો જીવ જીવ છે, આ ટેક્સ પે કરે છે એનો જીવ જીવ નથી. કોઈ નહીં આયા વહાં पे तेरी जनता, वो जिंदा था तब तक कोई नहीं आया वहां पे। मैं खुद आदमी होती तो मेरे को बच सकता था, कोई नहीं आया वहां पे, कोई नहीं आया। કોઈ આર્મી નહીં, કોઈ પોલીસ નહીં. જ્યારે મોટા મોટા નેતા આવે કોઈ વીઆઈપી માટે પાછળ ટેક્સ નહીં કાઢે, ઉપર હેલિકોપ્ટર તેનાથી આવે ટેક્સ પે કરે છે એના ઉપર જ વીઆઈપી માટે જે સર્વિસ સુશીલભાઈ આ લોકો માટે ટેક્સ નથી. આર્મી કે પૂરા ચિલાઈને કીધી કે ઉપર કેટલા લોકો શું કરે કઈ કરો અને ઉપરથી પડતા આખા નીચે ઉતરતા હજી ઉપર ફેસિલિટી કોઈ ઉપર આટલું બધું થઈ ગયું પણ નીચે આર્મીને ખબર કેમ ન પડી કે ઉપર આ થઈ ગયું છે. આતંકવાદી અમારી સામે આવીને ગોળી મારી દે છે, હિન્દુ મુસલમાન અલગ કરીને હિન્દુના બધા ભાઈઓને ગોળી મારી છે. તો આપણે આર્મી કરે છે શું? લાખોની સંખ્યામાં આર્મી હતી ત્યાં. અને જે ટુરિસ્ટ પ્લેસ છે ત્યાં કોઈ આર્મી મેન નહીં, કોઈ પોલીસ મેન નહીં કે કોઈ ફર્સ્ટ એડ કિટ. कश्मीर में आतंकवाद अपना सर फिर से उठा रहा है। खुफिया इनपुट कहते हैं कि अब कश्मीर में विदेशी आतंकी भी सक्रिय होने लगे हैं। वे गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने हथियार बदल लिए हैं और स्थानीय लोगों की भर्ती नहीं कर रहे। उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान सेना के कमांडो जैसी है। विनय लिखते हैं कि 370 के बाद कश्मीर को जो सहारा दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, यह एक चूक रही। कोविड के बाद से भारत ने तकनीकी इंटेलिजेंस के तंत्र में सुधार किया और 2021-22 के दौरान 400 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। मगर इस कामयाबी के चलते ISI ने घाटी में अपनी रणनीति बदली और हाइब्रिड मिलिटेंसी शुरू कर दी। विनय सुल्तान लिखते हैं कि 2022 से जम्मू डिवीजन में शुरू हुई मुठभेड़ों में यह देखा गया है कि आतंकियों की ट्रेनिंग आला दर्जे की है। इनके हथियार नई तकनीक के हैं, इनके पास
अमेरिकी M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल, नाइट विजन चश्मा और थर्मल डिवाइस हैं। संचार के लिए अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। रास्ता खोजने के लिए अल्पाइन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमलों में देखा गया है इनकी फायरिंग बेहद सटीक होती थी। विनय सुल्तान की इस रिपोर्ट को सृष्टि से लेकर शीतल बेन के बयानों के साथ मिलाकर देखिए। तोड़कर राशन का सामान लूटने, रिमोट एरिया की दुकानों पर मैगी नूडल्स की आमद ऐसे संकेत थे जो भारी घुसपैठ की तरफ इशारा कर रहे थे। 5 महीने पहले विनय सुल्तान ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया था, ISI ने बड़ी सधी हुई रणनीति के साथ 2 साल के भीतर पूरे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को एक्टिव कर लिया है। जम्मू और कश्मीर दोनों इलाकों में हथियारों की सप्लाई ड्रोन के जरिए हो रही है। आतंकवाद की इस नई उपज की स्थानीय लोगों पर निर्भरता ना के बराबर है। इस बीच भारत का खुफिया इंटेलिजेंस नेटवर्क ओवरग्राउंड वर्कर अरेस्ट ड्राइव के चलते तहस नहस हो गया है। सही खुफिया जानकारी का मिलना मुश्किल हो गया है। यह तो छपा था। भारतीय थल सेना में एक प्लाटून में 32 सैनिक होते हैं, एक सेक्शन में 10 सैनिक कर्मी होते हैं, एक बटालियन में 805 कार्मिक होते हैं, जिसमें 26 अधिकारी, 52 जेसीओ, 6 तकनीकी जेसीओ, CHM और 721 OR शामिल होते हैं। तो इसके हिसाब से जो कमी है ये भाग दे दो 850 का, तो आज के दिन भारतीय सेना में कितनी बटालियंस कम है। और जो सरकार के खुद के नॉलेज में है उसके बाद में अगर ये घटनाएं घटती है तो जिम्मेवारी किसकी है? आतंकवादी को तो अपना काम करना है, उनको किसी देश ने पैसा दिया है, ड्यूटी दी है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बचना आपको है, रिटेलिएशन आपको करना है। आतंकवादी खुद अपने आप को रिटेलिएशन नहीं करेंगे। तो जब आप 850 का भाग दो ना, आप पता चलेगा कि कितनी बटालियन कम है आपके पास में।